Hello everyone. Good evening, sir. Hello, sir. किसी का कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। एकेडमिक, नॉन एकेडमिक क्वेश्चन जिनका है, प्रॉब्लम्स वो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, और जिनका नॉन एकेडमिक डाउट है यहाँ पे चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। सबका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। पढ़ाई रिलेटेड किसी का कोई प्रॉब्लम है? तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट्सएप नंबर मेरा सबके पास होगा, उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। यहाँ भी व्हाट्सएप नंबर भेज दिए है। यहाँ पे बेंजीन रिंग है और इस पे ऐड किया जा रहा है सी डबल बॉन्ड। NHCHCl और इस पे LCl3 ऐड किया जा रहा है। LCl3 Cl को बाहर कर देगा। LCl3 Cl को बाहर करेगा तो यहाँ पे लोन पेयर है। दिस प्लस चार्ज स्टेबलाइज बाय बैक बॉन्डिंग। तो ये प्लस चार्ज यहाँ बन सकता है। ये प्लस चार्ज एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बेंजीन पे अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा। एन साइड से अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि एन बैक बॉन्डिंग करने के बाद भी नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। नाइट्रोजन पे प्लस आएगा तो बॉन्ड हमेशा कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक होता है। बेंजीन यदि अटैक करेगा भी तो बॉन्ड हमेशा कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक होगा, नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ ब्रेक नहीं होगा। एनी अदर डाउट? कोई डाउट नहीं हो रहा है तुम लोगों को? एक और डाउट आया है। यहाँ पे OH है और यहाँ COCH3 है। इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन हम करवा सकते हैं कि नहीं? करवा सकते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन यहाँ करवाएंगे तो क्या होगा?
सी डबल बॉन्ड और रिड्यूस हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड और रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 बन जाएगा। यहाँ से OH रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, अल्फा अनसैचुरेशन है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पे, सब लोग देख सकते हैं। ए 4:1 मोलर मिक्सचर of helium and CH4 gases is contained in a vessel at 20 bar pressure. Due to hole in the vessel, the gas mixture leaks out. Gas mixture leaks out. The ratio of number of helium to in the ratio of number of moles of helium to CH4 in the mixture effusing out initially will be, इसका क्या होगा? इस मिक्सचर में 4:1 हीलियम टू CH4 है, इसका 4:1 मोल रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग गैस को इफ्यूज करवा दे रहे हैं, 20 बार टोटल प्रेशर है, बार इज टोटल प्रेशर। ड्यू टू होल इन द वेसल द गैस मिक्सचर लीक्स आउट, यहाँ से गैस लीक कर रहा है, यहाँ जो बाहर जा रहा है उसका इनिशियल कितना रेशियो होगा, मोल रेशियो वही बताना है। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ CH4 जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 रूट अंडर मोलिकुलर वेट ऑफ CH4 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ व्हाट, हीलियम। तो मान लो कि इनिशियली यहाँ से इंडेक्स हीलियम का N1 मोल जा रहा है T टाइम में, CH4 का N2 मोल जा रहा है T टाइम में। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो होगा उसका इनिशियल मोल रेशियो के बराबर होगा, 4/1 के बराबर होगा। मॉलिक्यूलर वेट 16 हो जाएगा, हीलियम का 4 हो जाएगा, ये हो गया 8/1।
N1/N2 8/1 आ जाएगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इनिशियल मोल रेशियो दिया रहेगा, फाइनल मोल रेशियो पूछेगा। तो ऐसे केस में फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका जो मोल रेशियो बाहर आ रहा है N1/N2 बराबर इनिशियल जो मोल रेशियो दिया हुआ है N1I/N2I रूट अंडर M2/M1। ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर से रिलेटेड। फॉर 10 मिनट each at 0 degree centigrade from two identical holes nitrogen and unknown gas, nitrogen and an unknown gas are leaked into a common vessel of 4 liter capacity, vessel of 4 liter capacity. The resulting pressure is 2.8 atm and the mixture contains 0.4 mole of nitrogen, what is the molar mass of unknown gas? What is the molar mass of unknown gas? For 10 minutes each at 0 degree centigrade, from two identical holes, nitrogen and unknown gas are leaked in a common vessel of 4 liter capacity. The resulting pressure is 2.8 atm and the mixture contains 0.4 moles of nitrogen. What is the molar mass of unknown gas? क्या होगा? इसको एक कॉमन वेसल में हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। मान लो एक कॉमन वेसल है, इसमें हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। रिजल्टिंग टोटल प्रेशर दिया हुआ है 2.8 atm। वेसल का टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है और
0.4 मोल नाइट्रोजन दिया हुआ है। दूसरा गैस का मोल क्या होगा? सबसे पहले तो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल मोल मिल जाएगा पीवी इक्वल टू एनआरटी से। प्रेशर टोटल कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है 4, टोटल मोल मिल जाएगा यहाँ से। टेम्परेचर पुट कर दो, व्हाट इज टेम्परेचर? यहाँ से हम लोग को टोटल मोल मिल गया 0.5 आ गया। इसमें नाइट्रोजन का मोल दिया हुआ है, तो अननोन गैस एक्स मान लेते हैं, तो उसका मोल है 0.4 माइनस 0.4, एक्स का ही मोल मिल गया। सर अभी रेट ऑफ एफ्यूजन वाला यूज करने से? हाँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला दोनों आइडेंटिकल केस में यूज कर रहे हैं, टाइम तो सेम ही है। तो 0.4 नाइट्रोजन का मोल डिवाइड बाई टाइम 10, इसका 0.1 बाई टाइम कितना? और इतना गैस तो लीक हो रहा है, रिजल्टिंग प्रेशर 2.58 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका इनिशियल मोल कितना दिया हुआ है नहीं कुछ मेंशन है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है? 28। यहाँ से कितना मिल गया? 16 इंटू 28, 28 इंटू 16 कितना हो जाएगा? फोर 24। सर 448 आएगा। हाँ, सर 448। ओ 845 6 12 16 448। सर वो इनिशियल मोल का जो सर रेशियो हम कंसीडर करते हैं, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो नहीं सही है ना वो? तब नहीं चाहिए, हाँ सर ठीक है। अगर सिमिलर कंडीशन जूम कर सकते। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ पीएच है, यहाँ ओएच है, और यहाँ भी पीएच। यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे है H, यहाँ पे है CH। इस पे HNO2 ऐड कर रहे हैं। HNO2 ऐड करने, HNO2 का पर्पस क्या होता है? N2 निकालना। HNO2 का पर्पस होता है N2 प्लस, NH2 को क्या बना देगा? डाइजोनियम बना देगा। अब क्या करना है? अब यहाँ से N2 प्लस तो बाहर हो जाएगा, N2 प्लस बाहर हो जाएगा ना। मान लो एक कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 1 पे देखो क्या क्या है। कार्बन नंबर 1 पे है 2 पीएच, एक एच, और कार्बन नंबर 2 पे आ गया एक प्लस, एक एच और एक क्या? सीएच। तो किसको माइग्रेट करवा देंगे यहाँ से? अच्छा, कार्बन नंबर 1 पे OH भी था, किसको माइग्रेट करवा देंगे? पीएच। फिनाइल का माइग्रेटिव टू ज्यादा होता है, पीएच को माइग्रेट करवा दिए। यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस, यहाँ पे OH, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। अब ये लोन पेयर को रेजोनेंस करवा दो, क्या बन जाएगा? पीएच सी डबल बॉन्ड। अब यहाँ से H प्लस बाहर कर लो, पीएच तो यहाँ क्या ना, यहाँ तो पीएच आया, सॉरी सॉरी, एक मिनट।
OH प्लस बाहर कर लो। ये बन जा रहा है, ये तो देखो कायल सेंटर बन रहा है ना, यानी कि दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक डी भी और एक एल भी, रेसिड्यू मिक्सचर बन जाएगा। सर हम्म, सर ऑप्शन ए दिया हुआ है। मेजर प्रोडक्ट टॉप 10, मेजर प्रोडक्ट ऑफ 10, N2 प्लस तो चला जाएगा, N2 प्लस चल जाएगा तो किसका क्वेश्चन है ये? सर MS जॉन का। MH1 का है तो यहाँ पे N2 जाएगा तो यहाँ प्लस बनेगा ना, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनेगा तो पीएच माइग्रेट करेगा। अब पीएच तो ऊपर से भी जा सकता है, कार्बोकेटायन पे नीचे से भी जा सकता है। यहाँ तो कायल सेंटर जनरेट होना ही है किसी भी कीमत पे। कायल सेंटर नहीं जनरेट होता तब होता आंसर ए। हाँ तो कायल सेंटर जनरेट होगा। और अच्छा दूसरा चीज ये कर सकते हो, हाँ हाँ एक मिनट, हम एक चीज पे ध्यान नहीं गया, यहाँ पे जो प्लस चार्ज बन रहा है, यहाँ जो प्लस चार्ज बन रहा है, ये प्लस चार्ज पे ये तो लोन पर अटैक कर सकता है ना, एनजीपी, समझ रहे हो? हाँ सर। ये वाला जो N2 प्लस है इसे अटैक करके बाहर कर देगा, एनजीपी हो जाएगा। एनजीपी यदि हो जाएगा तो सोच लेते हैं एक मिनट, यदि एनजीपी हो भी गया तो यहाँ पे बन जाएगा रिंग, तो रिंग बन जाएगा तो क्या होगा, पीएच यहाँ पे आ गया OH प्लस, HCH3 यहाँ पे OH प्लस आ गया। ठीक है, अब H प्लस बाहर कर देंगे, कहाँ पे अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, H2 अटैक करना पड़ेगा। H2 अटैक कर देंगे तो यहाँ पे तो फिर पिनाकोल हो जाएगा, तो H2 अटैक करवाओगे तो यहाँ अटैक करेगा, रिंग ओपन कर देगा, पिनाकोल बन जाएगा। पिनाकोल बन जाने से दोनों एच अपोजिट में रहेगा, फिर H प्लस दे के वही करवाना है। रेसिड्यू मिक्सचर ही बनेगा, क्योंकि यदि एनजीपी भी करवा भी देते हैं तो फिर ये बना, अब इस पे H2 अटैक करवाएंगे तो पिनाकोल बन जाएगा। अब यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH3, फिर इस पे H प्लस ऐड करोगे तो ये वाला बाहर जाएगा प्लस चार्ज, फिर H माइग्रेट, तो हम लोग पहले वाला सही किए थे, रेसिड्यू मिक्सचर विल बी फॉर्म। ठीक है सर। एक क्वेश्चन पूछा है कोई 31 क्या है इसमें, ऐसे दिया है NH2OH दिया गया है, इसमें NH2OH देंगे तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा। H प्लस हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, मतलब बैकबोन रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो क्या होगा, H प्लस ऐड कर रहे हैं तो H प्लस ऐड करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH2 प्लस क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐसा अटैक करेगा, इसको ऐसे बाहर करेगा, क्योंकि रिंग भी बहुत अनस्टेबल है,
और JS2 अटैक करवा रहे हो, इस पर अटैक कर देगा। यहाँ पे क्या आ गया? इस पे H प्लस, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये CN जो है क्या बन जाएगा? क्या दिया इसका आंसर? बी, मतलब ए। क्या आंसर है, किसका क्वेश्चन है? सर मेरा है, एक मिनट रुको। आंसर क्या है? आंसर तो बता दो। एक मिनट सर। यही है सर, हाँ, यही है सर, स्ट्रक्चर। वही बैकमैन रिअरेंजमेंट है। एक क्वेश्चन और है, 34। एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, पहले उसका जवाब दे देते हैं। नीट क्या पोस्टपोन्ड होगा? नीट क्या पोस्टपोन्ड होगा? नीट 2 अगस्त में होना था, जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर। मैक्सिमम चांस है कि पोस्टपोन्ड होगा, मैक्सिमम चांस है, बट आप लोग को प्रिपरेशन करते रहना है। कारण है कि अभी कोई भी एग्जाम ऑफलाइन मोड में अभी कंडक्ट नहीं करवा सकता है गवर्नमेंट का मजबूरी है। JEE का भी अभी पोस्टपोन रहेगा, मैक्सिमम चांस है कि अगस्त सितंबर या अक्टूबर में होने का चांस है, अभी तो कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। तो जो लोग JEE मेन का तैयारी कर रहे थे, अच्छे से तैयारी करें, और उनको टाइम मिल गया है। नीट का भी चांस होने का, पोस्टपोन होने का चांस है, लेकिन एक चीज और बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, हम लोग डिसीजन नहीं बता सकते हैं। JEE और नीट, क्योंकि अभी जून, हो सकता है कि जून जुलाई में नंबर ऑफ केसेस कम हुआ, हो सकता है कि मतलब एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवा दे, क्योंकि गवर्नमेंट पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स सुनना पड़ रहा है। तो हो सकता है प्रेशर में एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल ना करे, उसका भी पॉसिबिलिटी है। तो नीट का अभी आप लोग को ये मान के चलना है कि एग्जाम होगा, पोस्टपोन का मान के नहीं चलना है। कारण है कि जुलाई में जैसे ही केस कम आएगा तो एग्जाम करवा देगा अगस्त में, और अगस्त लास्ट में JEE मेन का भी एग्जाम करवा देगा। एक स्टूडेंट का है कुछ फ्रस्ट्रेशन हुआ है, क्या फ्रस्ट्रेशन हुआ है?
किस चीज का फ्रस्ट्रेशन हो गया, प्लीज शेयर कीजिए। आपका नाम नहीं बोल रहे हैं बट शेयर कीजिए, आप मैं चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे CHO है और C डबल बॉन्ड OH है, इसमें PCl5 ऐड कर रहे हैं। PCl5 क्या करेगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करेगा। सब्स्टिट्यूशन OH को Cl बना देगा। OH को Cl बना देगा, ये W बन गया। अब इस पे क्या ऐड कर रहे हैं? PHMgBr। तो बताओ PHMgBr कहाँ अटैक करेगा? एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है या एसिड हैलाइड? एसिड हैलाइड इज मोर रिएक्टिव। देखो CHO में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O में Cl है, Cl माइनस आई इफेक्ट होकर के इसका रिएक्टिविटी बढ़ा देगा, इसका ज्यादा होगा। C डबल बॉन्ड O पे क्या आ जाएगा? PH। ये बन गया क्या? X। इसके बाद क्या ऐड कर रहे हैं इस पे? NH2 हाइड्रोजन। हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या करेगा? हाइड्राजीन इसमें ऐड करेंगे तो क्या कर लेगा? हाइड्राजीन तो हाइड्राजीन सर वो अमोनिया डेरिवेटिव वाला रिएक्शन होगा, C डबल बॉन्ड होके जाए C डबल बॉन्ड N और फिर वो ग्रुप आ जाएगा। लेकिन सर अटैक कहाँ पे करेगा, CHO पे या COOH पे? जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पर रिएक्ट कर जाएगा, NH2 बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OPH। अब क्या करो, यहां से क्या ले जाओगे? OH, यहां से O रिंग बना दो। सर डिहाइड्रेशन का कोई स्टेप लिखा नहीं है। डिहाइड्रेशन हम नहीं NH2 ऐसे भी तो इस पे अटैक करेगा ना, कीटोन पे। कीटोन को ऐसे छोड़ देगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे PH और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है यहाँ अटैक करेगा ना कीटोन पे, फिर यहाँ का H यहाँ जाएगा, OH बन जाएगा, फिर H2 बाहर हो जाएगा। एक मिनट सर नोट कर लेते। सल्फोनेशन में काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बता दीजिए। क्लेमेंसन रिडक्शन कर सकते हैं क्या? क्लेमेंसन C डबल बॉन्ड O पे कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। क्लेमेंसन में क्या होता है, बेस रहता है, बेस OH का H ले जाएगा, तो ले जाके क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों करवा सकते हैं ट्रिब्यून कंपाउंड। कॉपी कर लिए? हाँ सर हो गया। फ्रस्ट्रेशन के कारण गुस्सा आ रहा है, गुस्सा के कारण फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, जो भी आ रहा है दिमाग को शांत रखिए और दिमाग को शांत रख के किस रीजन से गुस्सा आ रहा है वो सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि हमको गुस्सा क्यों आ रहा है। बहुत बार अपना कमी रहता है, तो अपना कमी के कारण देख के गुस्सा आता है, खुद से लगता है कि हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे तो हम कमजोर है। ऐसे हर लोगों को
बस ये सोचना है कि उनसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है, वो सबसे स्ट्रांग है। और क्वेश्चन यदि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका पॉजिटिव रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। अब गुस्सा करेंगे तो उससे फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन से फिर आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो माइंड को उस समय थोड़ा चेंज करना है, डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट मीन्स जो चीज पढ़ के आपको गुस्सा आ रहा है या जिसके कारण आपका स्पीड स्लो हुआ है, उस चीज को आप अभी कुछ दिन के लिए पढ़ना छोड़ दीजिए, दूसरा चीज पढ़िए। जब आपका वापस पढ़ाई नॉर्मल हो जाएगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वापस आपका ट्रैक पे पढ़ाई होते रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपना पढ़ाई स्लो डाउन नहीं करना है किसी भी फैक्टर से। हम पहले ही बोल चुके हैं कि पढ़ाई यदि स्लो हुआ तो सब चीज डिस्टर्ब हो जाएगा। पढ़ाई का स्पीड मेंटेन रखना है क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है कि आप सब चीज पे रिसर्च करके उसके बारे में थीसिस लिखिएगा, तब आप उसको एग्जाम में आपको देने दिया जाएगा। अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो हर चीज स्पीडली पढ़ना है। और दूसरा चीज, हर दिन एक टेस्ट देना है। जैसा कि आज से टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो सब लोग अपने ऐप पे टेस्ट दे सकते हैं। और जहां भी आपका स्पीड स्लो होने का बात होता है या जहां भी निगेटिव चीज आपको इफेक्ट करता है, निगेटिव थॉट्स आता है, वहां पे अपना मूड चेंज करके डायरेक्ट वो चीज ही चेंज कर देना है। जैसे हम लोग रेडियो चलाते हैं तो रेडियो का चैनल चेंज कर देते हैं, वैसे अपना मूड ही चेंज कर देना है। कोई भी निगेटिव चीज आपको स्ट्राइक करे कि जो आपको कमजोर बनाए, तो वहां पे वो आपको चेंज कर देना है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर देना है, जिससे कि आपका पढ़ाई का स्पीड अफेक्ट ना हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हर एक स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट है, उनको गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई एक बहुत ही सबसे नोवेल काम है। और जिसके पास आज ज्ञान है, जिसके पास आज नॉलेज है, वही लोग हर फील्ड में सबसे अच्छा कर रहा है। भले ही वो स्टार्टिंग में उसका परफॉर्मेंस खराब रहा हो, लेकिन आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए कि जिसका अच्छा नॉलेज है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का फील्ड हो, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे रिसर्च का फील्ड हो, हर जगह वही लोग अच्छा कर रहे हैं जो अपने पढ़ाई के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए थे, बहुत ज्यादा चीजों को सीखने के लिए मेहनत किए थे। क्योंकि अभी जो हम लोग मेहनत करते हैं, सीखते हैं, बहुत बार क्या होता है कि रिपल्सन मिलता है, वहां से अट्रैक्शन नहीं मिलता है। हर बार आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप ही के लायक पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत बार रिपल्सन भी मिलेगा। रिपल्सन मिलेगा तो आपको डट के सामना करना है उसका, उसमें इतना मेहनत करना है कि वो रिपल्सन अट्रैक्शन बन जाए। मीन्स आपका मेन थीम होना चाहिए हर एक रिपल्सन को अट्रैक्शन में कन्वर्ट करना, हर एक रिपल्सन को अट्रैक्शन में कन्वर्ट करना। हम पढ़ाई रिलेटेड बात कर रहे हैं। हर एक हेट को, जिस भी टॉपिक से आपको हेट है, उसको लव में कन्वर्ट करना। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोगों को कोई क्वेश्चन देता होगा तो कोई क्वेश्चन देख के आपको बड़ा अंदर से अच्छा लगता होगा, और कोई क्वेश्चन देख के बड़ा खराब लगता होगा। उसी चीज का बोल रहे हैं। जो क्वेश्चन देख के आपको खराब लगता है वो हेट है, जो क्वेश्चन देख के अच्छा लगता है वो लव है। इसका मतलब क्या हुआ?
जिस जिस टॉपिक को देख के आपको लाभ लगता है उसका एनालिसिस कीजिए, उसमें कैसे आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया, कैसे वो टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसका डीप एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। इस टॉपिक का हम एक भी क्लास मिस नहीं किए थे, बड़ा सुंदर से हम लोग नोट्स बनाए थे, उसका बड़ा अच्छे से उसमें प्रैक्टिस किए थे, एक भी क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस नहीं छोड़े थे। तो वो उसका कोई भी क्वेश्चन देख के उससे अपने आप अट्रैक्शन हो जाता है। और ऐसा कोई भी चीज जिसमें हम लोग खुद कंजूसी किए हैं उसको देख के हेट हो जाता है। ऐसा आप लोग खुद फेस करेंगे। अभी भी आप लोग के पास बहुत टाइम है एंड कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ स्टूडेंट एकदम टॉप परफॉर्म कर सकता है यदि वो 24 आवर्स मोटिवेटेड रहे। देखो बहुत लोगों को 7-8 क्लास से गाइडेंस मिलता है, जिनके पास बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली अच्छा है, उनको 7-8 क्लास से पूरा गाइडेंस मिलता है आईआईटी मेडिकल का। अभी कुदरत ने आप लोगों को ऐसा मौका दे दिया है, यदि आप 7, 8, 9 में 10th में अच्छा आपको गाइडेंस नहीं भी मिला है तो भी आपको अपना पूरा माइंड डेवलप करने का पूरा एकदम चांस है, पूरा एकदम आपको पूरा टाइम पे टाइम मिले जा रहा है। इस टाइम को एकदम अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और हर एक छोटे छोटे टॉपिक को, हर एक टॉपिक पे कमांड करके उसमें अट्रैक्शन क्रिएट करना है, इतना अट्रैक्शन क्रिएट करना है कि उससे लाभ हो जाए। लाभ हो जाएगा हर टॉपिक से, तो एग्जाम में जाके टॉपर जैसा करके आ जाओगे, बोलने का जरूरत ही नहीं है। जैसे बहुत लोग कंप्लेन करते हैं मेरे को, हम भी कंप्लेन करते हैं अपने आप से, इनऑर्गेनिक का कुछ कुछ चीज बार बार पढ़ते हैं, बार भूलते हैं। तो इतना बार इसको रिवाइज करो ना, इतना बार रिवाइज करो, इतना बार रिवाइज करो, डेली 15-20 मिनट आधा घंटा टाइम फिक्स कर दो कि जैसे सो के उठते हैं ना तो वो वाला टॉपिक रट जाएंगे, वो वाला टॉपिक बार देख लेंगे। अब जिसको बार बार देखोगे ना तो तुमको दुनिया का सबसे डिफिकल्ट नंबर याद हो सकता है, तो कौन बड़ा बात है। हम लोग को जैसे बचपन में ट्रेनिंग दिया जाता है कि जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, भाई टेबल याद करो, और टीचर एक छड़ी लेके रहते हैं और हम लोग को देते थे टेबल याद करने के लिए 1 का 2 का 3 का, ऐसे करके हम लोग 40 तक याद कर लिए थे। जब पढ़ना नहीं स्टार्ट किए थे तब 40 तक याद कर लिए थे। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, और हम ही नहीं याद किए थे, ऐसा नहीं कि हम बहुत इंटेलिजेंट है तो हम ही याद कर लिए थे, बहुत सारे मेरे दोस्त याद कर लिए थे। उसका मात्र एक रीजन ये है कि गाइडेंस, और गाइडेंस प्लस वो सिखाना कि अपनी वो ताकत है, बस अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए। और कोई चीज, कोई बचपन में नंबर याद करना कोई अच्छा बात नहीं लगता था, लेकिन कोई चीज यदि आप बार बार रिवाइज करते हैं, एफर्ट देते हैं, तो वो चीज याद हो जाता है। और बचपन में ही ऐसा याद हो गया था कि हम लोग को मतलब अभी भी कोई बोल देता है हम लोग के लैंग्वेज में, हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो हम लोग को बोल देता है 19 सत्ते, 19 सत्ते, 19 मतलब 19, सत्ते मतलब 7 19 into 7 क्या होता है, तो 33 से 133, 33 से मतलब 133। तो ऐसे आप लोगों को भी याद करवाया गया होगा। तो ऐसा कोई चीज दुनिया का नहीं बना है जिसमें आप बार बार एफर्ट दोगे तो याद नहीं हो जाएगा। तो हार नहीं मानना है। आप लोग बहुत लकी हो कि आपको टाइम मिल रहा है, बस उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करना है। आपको वैसे स्टूडेंट को पीछे करना है जो आपसे पहले से तैयारी स्टार्ट कर चुके थे, ऐसे हर स्टूडेंट को आपको पीछे कर देना है। क्योंकि बहुत सारे हम स्टूडेंट को ऐसे भी देखे हैं 9, 10 से 6 क्लास से तैयारी कर रहा है और 11 जाते जाते तक उसका पूरा तैयारी कंप्लीट भी हो गया, लेकिन 12th में जाके वो इतना हीरो बन गया। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट को बर्बाद होते हुए देखे हैं, और उसी में ऐसे स्टूडेंट को बनते भी देखे हैं कि जिसको अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, उसको 10th के बाद पता ही चला कि ये सब क्या चीज होता है, और इस गुस्सा में उतना मन लगा के पढ़ लिया,
हर चीज जो मिला उसको तो मन लगा के पढ़ लिया, जो चीज याद करना हुआ तो अच्छे से रट गया। क्योंकि हम लोग बेवकूफ थोड़ी है, हम लोग को भगवान सारा चीज दिया है ना। हम लोग ऐसा थोड़ी है कि मेमोरी पावर नहीं दी है, कोई भी चीज चाहेंगे तो याद कर लेंगे। क्या है, थोड़ा सा एफर्ट भी देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो हर चीज में रेडी रहो, ऑलराउंडर बनना है। दुनिया में आए हो तो तुमको ऊपर वाले कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। हो सकता है कि तुमको ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए जहां पे तुम्हारा मेमोरी का ही बहुत ज्यादा यूज आ जाए। जैसे कोई डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बनता है तो उसको बहुत बार मेमोरी यूज करना पड़ता है, बहुत बार दिमाग यूज करना पड़ता है, बहुत बार लॉजिक यूज करना पड़ता है। वैसे इंजीनियर का ही बात है, इंजीनियर को भी बहुत बार रटा हुआ चीज याद रखना पड़ता है। हर चीज के लिए रेडी रहना है, हर चीज के लिए रेडी रहना है। और यही चीज का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी चीज के लिए आप लोग बैठ के फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं। और हर चीज में आप लव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रिएट कीजिए हर टॉपिक में, हर छोटे से छोटे चीज में प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक से उसको पढ़िए बार बार, जो टफ लग रहा है उसको बेसिक से बार बार पढ़िए। एक रिलेटिव एफर्ट देना ही हमारा काम है। रिजल्ट क्या होगा वो हम नहीं जानते, हम बस ये मान के रिलेटिव एफर्ट दे सकते हैं कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और जो होगा वो हम अपना मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट से हम अच्छा करेंगे, अपना पूरा एफर्ट लगा देंगे। रिजल्ट अच्छा ही आना है, खराब कैसे आएगा? जब पूरा जो दिल से, जिसको मेहनत करते समय दिल से आवाज आता है ना, जैसे डेली सब लोग मेहनत करते होंगे, और डेली यदि तुम्हारे दिल से आवाज आता है कि नहीं बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, इससे अच्छा और हो ही नहीं सकता है, तो हम बोल दे रहे हैं एकदम टेंशन मत लो, एकदम गुस्सा मत करो, एकदम बेफिक्र रहो, एकदम अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ। लेकिन डेली ऐसा फीलिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिए, 2 दिन पूरा एकदम जम के सो लिए, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी में अपना हेल्थ का ध्यान रखते हुए बस पॉजिटिव माइंड करके पढ़ते जाइए। बहुत स्टूडेंट रिलैक्स हो चुके हैं, बहुत लोग एकदम बर्बाद हो चुके हैं। आप लोग ही यदि शुरू से क्लास करते आए हैं तो आप लोग खुद अपने बैच में देखे हैं कितने स्टूडेंट क्लास करते थे और कितने स्टूडेंट बीच में ही क्लास छोड़ के भाग जाते थे। ऐसे सब लोगों को पापों का फल मिलेगा, चिंता मत कीजिए। यदि आप सिंसियरली ऑनेस्टली सब चीज किए हैं, हर चैप्टर पढ़े हैं, आपको जरूर आपके साथ अच्छा होगा। बस पेशेंस रखना है, एग्जाम होने तक एकदम पॉजिटिव रह के ऐसी डिसिप्लिन हो के साथ पढ़ते जाना है। जैसे हम लोग को बचपन में हम सिखाया जाता था कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। 4 बजे उठ के उठते थे, खूब नींद आता था, झुकते रहते थे, नींद आता था, झुकते रहते थे, लेकिन बगल में पापा बैठ के देखते रहते थे। सो तो पता चला देंगे, जैसे ही सो गए तो डंडा पड़ेगा। अब उस कारण से एक डिसिप्लिन बन गया कि नहीं, मेहनत ही करना बस लाइफ में। क्यों? क्योंकि बचपन में वो डर से सीखे मेहनत करना, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होते गए दुनिया सिखा दिया कि मेहनत नहीं करोगे तो इस दुनिया में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा कोई पूछ नहीं है, कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। इतना भीड़ है ना, यदि तुम अपने आप को प्रूफ नहीं कर रहे हो ना तो तुमसे किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपना में बिजी है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आप नहीं यदि अपने आप को प्रूफ कर रहे हो, अपना मेहनत करने के टाइम में टाइम पास कर रहे हो, डिप्रेस रह रहे हो, ऐसे ही झूठ मूठ का अलग अलग चीज सोच रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। और पेरेंट्स का काम क्या था? पेरेंट्स का काम खत्म हो चुका है। वो बचपन में जब हम लोग को बोलना सिखा दिए ना, चलना सिखा दिए, वही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। ये तो उनका ग्रेटनेस है, महानता है कि अभी तक हम लोग का साथ दे रहे हैं। लेकिन जब वो आपको बोलना सिखा दिए, चलना सिखा दिए, स्कूल भेज, आपको जब मैच्योरिटी दे दिए कि आप स्कूल जाइए, वापस आइए, एग्जाम दीजिए, उनका हो गया। अब आपको दुनिया से खुद लड़ना है, खुद अपने आप को प्रूफ करना है, हर दिन आपको प्रूफ करना है। अब एक दिन भी रिलैक्स होके सोच लीजिएगा, सोच के बैठ जाइएगा कि नहीं हम से नहीं होगा, हम कमजोर हैं। किसको आपसे मतलब है? कमजोर है तो उससे क्या हो जाएगा? किसको मतलब है? आपका नहीं होगा सिलेक्शन।
तो उससे किसी को दूसरे को थोड़ी फर्क पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा। पूरा जिंदगी भर आप एक पश्चाताप में जिएंगे। मौका मिला था, बहुत टाइम मिल रहा था, बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहा था, बार बार लग रहा था कि हम कर लेंगे, पढ़ लेंगे ये सब सारा चीज, लेकिन हम आलसी इंसान कुछ नहीं किया, हम बैठे रह गए। बहुत मौका मिला। तो एक कर्मठ इंसान बनो, कर्मठ इतना बनो कि 6 घंटा 7 घंटा सोने के बाद बस टेबल चेयर में बैठ के कलम चलाते रहो। छोटा चीज भी बनाओ, छोटा छोटा चीज ही पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो। इसको कर्मठ बोलते हैं। कुछ ना कुछ करते रहो बैठ के। मेन चीज पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई करते रहो। छोटा चीज पढ़ो चाहे बड़ा चीज पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो। आलसी के जैसा 10 घंटा मत सोते रहो। जैसे ही 7 आवर से क्रॉस करता है तुम्हारा नींद, एकदम उठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, कुछ इधर उधर मत सोचो और पूरा पढ़ाई करना ये कर दो। ज्यादा नहीं सोचना है, बस लगे रहना है। भगवान आप लोग के साथ है, सबका अच्छा होगा। बस दिल से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और अपने आप को डेली अपना साथ खुद देंगे। यदि आप अपना पूरा अच्छे से साथ देंगे तो आपके अंदर खुद एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। आपका जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो आप पे हावी हो जाएगा और बहुत सारा पावर आपको खुद दे देगा। खुद बहुत सारा पावर दे देगा जो आपको मेहनत करने के लिए एकदम मोटिवेटेड रखेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे कर रहे होंगे कि एकदम मेहनत पे मेहनत किए जा रहे होंगे, लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक चीज से दूसरा चीज। उनमें ये मोटिवेशन कैसे आया? उनमें ये मोटिवेशन ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तब आया, उनमें मोटिवेशन खुद से आया। वो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा अच्छा थॉट्स आ रहा है, उनसे भी प्रॉब्लम नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े विद्वान है, उनसे भी प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं बन रहा है तो अपना पेशेंस खो नहीं रहे, पेशेंस रख रहे हैं। सबसे प्रॉब्लम नहीं बनता है भाई, पेशेंस रखो। नहीं बन रहा है तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, उसको स्टेप वाइज सोचो, क्या फॉर्मूला मिस कर रहे हो, क्या चीज नहीं हो रहा है। हम देखो इतना दिन से केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हमसे भी क्वेश्चन नहीं बनता है। इसका कारण, इसका मतलब क्या, हम केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दें? मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा केमिस्ट्री का तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे? नहीं, हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि दुनिया का सारा पॉइंट्स केमिस्ट्री का मेरे दिमाग में रहेगा। हो सकता है कोई चीज मिस हुआ होगा, हम उसको पॉजिटिवली देख लेते हैं। कहीं भी देखना हो देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, नहीं आता है तो फिर सीख जाते हैं। ये पॉजिटिव वे हुआ। अब इसको निगेटिव वे में ले, अरे मेरे को नहीं आया, खत्म, डिप्रेस हो जाए, खाना पीना छोड़ दे, तो उससे किसका लॉस है? वो लड़ना थोड़ी हुआ, वो तो हार मान के बैठ जाना हुआ। तो हार मान के बैठो मत, बस लगे रहो, पॉजिटिवली लगे रहो। सल्फोनेशन का काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बता चुके थे, चलो बताते फिर से। यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड दे रहे हैं HOCl, क्या होगा? यहाँ पे वही आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा। अब क्या दे रहा है इस पे? अब इस पे क्या ऐड करें कि ये बन जाए? एक क्वेश्चन में बोला है, क्या ऐड करें कि ये बन जाए? इस पे क्या ऐड करें कि ये बन जाए? एम एंड आर पहचानना है, मतलब एम और आर पहचानना है। बी हो जाएगा, और एक्वस NaCO3 हो जाएगा। एक्वस NaCO3 मतलब OH माइनस, यहाँ अटैक कर देगा, Cl को बाहर कर देगा। CBSE IPMT 97 में पूछा है। और कोई डाउट है किसी को? सल्फोनेशन का काइनेटिक इफेक्ट में ऐसे ही बताए थे कि कोई भी बड़ा ग्रुप यदि अटैक करेगा, जैसे SO3 या I, तो क्या होता है, ये वाला जो स्टेप था, पहला स्टेप, वो रिवर्सिबल हो जाता है।
जैसे ही दूसरा स्टेप में हम लोग देर करेंगे, थोड़ा भी देर करेंगे, मतलब एच की जगह डी कर देंगे, तो ये पहला स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनना है उसका बनने का रेट कम जाएगा। ऐसा कब हो रहा है? जब हम लोग एच को डी से रिप्लेस कर दे रहे हैं। एच को डी से रिप्लेस करने से सी डी बॉन्ड स्ट्रांग होता है सी एच से, तो प्रोडक्ट बनने का रेट कम हो जाएगा, के एच का वैल्यू के डी से ज्यादा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट। और कोई डाउट है? तो अभी हम लोग 1 आवर और 1 आवर 30 मिनट हर सब्जेक्ट का डिस्कशन रखेंगे डिफरेंट फैकल्टी से। जैसे आज हम मिले, कल फिजिक्स के कोई फैकल्टी मिलेंगे, कल परसों मैथ और बायो के फैकल्टी मिलेंगे। तो अपना जो भी आपको डाउट है अपना पूछ लीजिए, या आप कुछ अपना प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, घर में ऐसे ही बैठे मत रहिए कि खुद बैठ के अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अपना प्रॉब्लम आप बहुत लोगों को नहीं बता सकते हैं, बहुत लोगों से शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ लोगों से शेयर कर सकते हैं जिस पे आपको विश्वास है, जिससे आपको लगता है कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप ऐसे लोगों से अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए। हम लोग किसी भी स्टूडेंट का नाम पब्लिसाइज नहीं करना चाहते कि इसका ये प्रॉब्लम हो गया, इसका ये प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत टफ सिचुएशन है। स्टूडेंट लाइफ में इतना सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना, प्लस उसमें भी पूरा परफेक्ट बनना, जो कि परफेक्ट बनता है उसी का मार्क्स आता है। इम्पॉसिबल चीज नहीं है, बट बहुत ही मेंटल उसमें कंट्रोल रखना पड़ता है। तो हम लोग हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम समझते हैं, समझ सकते हैं, और किसी भी स्टूडेंट को हम लोग ऐसा हमेशा सपोर्ट देना चाहते हैं जिससे कि वो कभी भी डिप्रेस ना हो, और जितना वो मेहनत कर रहा है उससे वो डबल ट्रिपल मेहनत करे। बस घर में बैठ के कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए बैठे बैठे कुछ निगेटिव डायरेक्शन में कुछ बात सोच रहे हैं, बैठे बैठे कुछ अपने बारे में गलत चीज सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उससे बढ़िया इनऑर्गेनिक का 10 रिएक्शन लिख लो, इसमें ना दिमाग लगाना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, बस लिख लो, हो गया, ठीक है, हम उसको अच्छा मानते हैं। उससे बढ़िया बायोलॉजी का कोई चीज तुम्हारा नहीं समझ में आ रहा है, उसको कॉपी में जस्ट कॉपी कर लो, वो तुमको और रास्ता दिखाएगा। हाँ भाई कॉपी कर लिए, अब चलो इसको समझ के दिखाओ, वो ज्यादा अच्छा है निगेटिव डायरेक्शन में सोचने से। अब से फिजिक्स का कोई टफ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, उसका सॉल्यूशन लिख लो। पहले धीरे धीरे करके सॉल्यूशन लिख लो, क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफर्ट तो कर रहे हो ना, वही चीज आपको आगे बढ़ाएगी। सिंपल सा बात। ठीक है, तो बाकी कल के क्लास में होगा, और फिर हम लोग मिलेंगे। डिटेल टाइमिंग, टाइम टेबल जनरली इवनिंग में ही होगा, जो ऑफ टाइमिंग लोगों का होता है, जिसमें लोगों को नींद आता है, इवनिंग में ही होगा। 1 आवर टू 90 मिनट, 60 मिनट टू 90 मिनट, जितना आपको डाउट रहे। आपका टेस्ट का भी टॉपिक पहले बता दिया गया है, और अभी कुछ देर बाद आपको कल किस सब्जेक्ट का काउंसलिंग होने वाला है, प्लस डाउट क्लास होने वाला है, कौन फैकल्टी आने वाले हैं, उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उससे रिलेटेड अपना डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम होने पे आप उसके नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टीचर जो आएंगे, या नेक्स्ट जिससे भी आपको डिस्कस करना है आप डिस्कस कर सकते हैं।
एक डीके सिंह का क्वेश्चन आया है 64। में क्या बोला है? LITS का कुछ नहीं करना है। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए सब चीज के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देना नहीं है। आप लोग के लिए सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ आप लोगों को नहीं करना है, बस ऑफिस में आपको बस एक बार इन्फॉर्म कर देना यदि आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं है तो, अपना बैच डिटेल के साथ। एक्स है, HiO4 ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन Y बन जा रहा है प्लस फॉर्मिक एसिड बन जा रहा है। Y में K2Cr2 7 ऐड कर दे रहे हैं, H प्लस Z बन जा रहा है, Z को हीट कर दे रहे हैं तो ये बन जा रहा है। हमको तो Z मालूम चल गया। Z हमको मालूम कैसे चल गया? हीट करने से एक कंपाउंड रहा होगा, इसको हीट करते हैं तो बन जाता है बीटा डिकार्बोक्सिलेशन। अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को पता है, हीट करने से CO2 बाहर हो जाता है। तो Z मिल गया और Y हम लोग को मालूम करना है, तो Y क्या होगा? Z तो मिल गया और Y पे क्या ऐड करें कि ये बन जाएगा। X का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O4। इसमें देखो Y ऐसा रहा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 A रहा होगा। कारण क्या है? इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बन जाएगा। समझ में आया सबको? अब Y X क्या ले कि इसका HiO4 देने से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं और ऑप्शन वाइज नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो उतना टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। वी कैन प्रेफर इसको ऑप्शन वाइज चेक कर ले जल्दी से। यहाँ OH है, यहाँ पे OH है, इसमें बताओ HiO4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? HiO4 यहाँ कार्बन पे OH है, एक कार्बन पे भी OH है, यहाँ पे हम लोग एक लाइन देंगे, यहाँ भी लाइन देंगे, यहाँ पे भी लाइन देंगे। लाइन के ऊपर OH देते हैं, लाइन के नीचे OH देते हैं, यहाँ भी OH देंगे, यहाँ भी OH देंगे, यहाँ भी OH देंगे, यहाँ भी OH देंगे। ये वाला पार्ट बन जाएगा एल्डिहाइड। एक बार ऑक्सीडेशन किसी का करवाते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, ये भी एल्डिहाइड बन जाएगा। ये वाला बीच वाला क्या बन जाएगा? इसको 2 H मिल रहा है तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। फॉर्मिक एसिड नहीं, ये तो CO2 बन जाएगा। 3 OH मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। एक OH पहले से है, ये तो CO2 बन जाएगा। और A वाला बन जाएगा, इसको एक OH पहले से है, एक OH मिल रहा है और ये तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसे करके चेक कर लो। आंसर क्या दिया? D दिया है क्या? हाँ सर। तो D का डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, तो क्या करो, यहाँ पे ऐसे कट कर लो, यहाँ कट कर लो। यहाँ नहीं लाइन दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पे OH नहीं है, यहाँ भी नहीं देंगे, यहाँ भी नहीं देंगे, यहाँ भी नहीं देंगे। कंजुगेटिव कार्बन पे OH होना चाहिए। अब बताओ ये क्या बनेगा? बीच वाला क्या बन जाएगा? लाइन के ऊपर OH, लाइन के नीचे OH, लाइन के ऊपर OH, लाइन के नीचे OH। ये बीच वाला क्या बन जाएगा? बीच वाला क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड।
अब ए वाला क्या बन जाएगा बताओ, ये वाला क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड एल्डिहाइड बन जाएगा, ऐसे इधर OH, इधर ऐसे, इधर CH। तो मान लो ये Y बन गया, तो इसका ऑक्सीडेशन यदि करवाएंगे तो ये तो कीटोन बन जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, एसिड, ये भी बन जाएगा क्या, एसिड। अब इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से CO2 चल जाएगा, यहाँ से CO2 चल जाएगा, 2 मोल CO2 बाहर हो जाएगा, सही हो गया। और किसी का कोई डाउट है? ओके, थैंक यू, गुड नाइट, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। Thank you, sir.